हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज सुनेंगे डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई बहुत ही दर्द भरी कहानी अभिशप्त। आकाश में बादल अटखेलियाँ कर रहे थे। उनके मटकों का पानी धरती ने पी लिया था, इसलिए वे खाली हो गए थे। हल्के होने के कारण रुई की तरह सफ़ेद थे। इन सफ़ेद बादलों की पृष्ठभूमि में आकाश बहुत नीला दिखाई पड़ रहा था। मैं उसी पृष्ठभूमि में उड़ते हुए पक्षियों को देख रही थी कि अचानक मन उदास हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कहीं कुछ घट गया है। अपने रिश्तेदारों में या अपने मित्रों के जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई है। नीचे फ़ोन घनघना रहा था, पर मेरा मन आशंकाओं से भर गया था, इसलिए सीढ़ियों से उतरने का मन नहीं किया। जब दोबारा फ़ोन की घंटी बजी तो बरबस उतरना पड़ा। सरला जीजी का फ़ोन था। मैं फ़ोन हाथ में थामे सन रह गई। यह क्या हुआ? उनके दामाद का एक्सीडेंट हो गया था। हाय पारुल, अब क्या करेगी? वह जीजी की इकलौती संतान है। मैं आगरा जाने की तैयारी कर रही थी कि दूसरा फ़ोन आया कि एक्सीडेंट में जीजी के दामाद की घटनास्थल पर मौत हो गई। उफ, मैं तो जैसे ही सब कुछ भूल गई। प्यारी बेटी पारुल का विधवा वेश मेरे मन में 100 बिच्छुओं के कांटे जैसा कष्ट देने लगा। हम दोनों ही आगरा भागे। वहाँ का दृश्य देखा नहीं जाता था। कोहराम मचा हुआ था, कोहराम। जीजी बार बार बेहोश हो जाती थी। पारुल हतप्रभ सी सबकी ओर ताक रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका घर संसार, प्यार सिंगार सब इसी क्षण उजड़ गया है। पारुल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी। 3 वर्ष पूरे होते होते रजत के साथ उसके प्यार की पेंगे इस कदर बढ़ी कि कोर्स के बीच में ही विवाह कर देना पड़ा। जीजी किसी तरह 1 वर्ष और खींचना चाहती थी, परंतु पारुल अब रजत के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। विवाह हुआ, धूमधाम हुई। 10 दिन के हनीमून के बाद दोनों ही अपनी पढ़ाई पूरी करने में जुट गए। उधर नई नई शादी का चाव और इधर इंजीनियरिंग कोर्स पूरा करने की ललक। इन दोनों में रस्साकस्सी चलती रही। आखिर दोनों ने कोर्स पूरा किया। रजत की नौकरी अच्छी कंपनी में लग गई। पारुल अभी आवेदन कर रही थी। दूर दराज कंपनियों से बुलावा आता तो नियुक्ति पत्रों को एक और रखती जाती। तब तक रजत का एक्सीडेंट हो गया। उसका स्कूटर एक ट्रक के नीचे घुस गया और रजत उसी से लिपटकर शतविगत हो गया। रजत कहता, क्या ठाठ है तुम्हारे? कंपनियां प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करती हैं, तुम तो नौकरी को अस्वीकार कर रही हो। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, कानपुर में ही रहूँ, ऐसा प्रयत्न कर रही हूँ। समझे आप? समझ गया। तुम जो कुछ करोगी ठीक ही करोगी। इस समय तो ऑफिस के लिए जाने को देर हो रही है, लौट कर देखेंगे कि कहाँ जा सकती हो। वह द्वार के बाहर तक विदा करने गई थी, परंतु शाम को स्वागत न कर सके। पारुल को विधवा वेश में देखकर कलेजा फटता था। वह बहुत सुंदर थी, दूध जैसा गोरा रंग और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। इन्हीं आंखों में रजत की छवि समाई हुई थी। वह चलती फिरती तो एक जिंदा लाश सी लगती, खाती तो कोर गले में ही अटक जाता। कोई उसको असहाय या बेचारी न कहे। वह यही चाहती थी, इसलिए किसी के सामने रोना धोना उसको अच्छा नहीं लगता था। रात को जीजी उसको अपने कलेजे से लिपटा कर सोती थी। उसी समय वह जी भर कर रो लेती थी, पर कुछ तो करना ही था। मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, पर उसकी यादों का वह क्या करे। लाख समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह तो अजर अमर है, पर कोई भी इसको समझ थोड़ी ही पाता है। आत्मा का क्या करे? उसे तो भरा पूरा युवा अपना वही रजत चाहिए, जिसकी स्मृतियां ही अब उसका संबल हैं। पारुल को कानपुर से किसी कंपनी का नियुक्ति पत्र मिला तो सोचने लगी, पर दिमाग काम नहीं दे रहा था। माँ ने कहा, हाँ बेटी, तो कानपुर चली जा। नौकरी में अपने बारे में बहुत कुछ भूलना पड़ता है।
शायद तू भी एक दिन रजत को भूल सकेगी। पारुल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के चितवन से इस प्रकार ताका मानो माँ कुछ असंभव सी बात कह रही है। फिर भी वह गई। कानपुर में उसे कैंपस में ही अच्छा सा क्वार्टर मिल गया। किसी तरह से उसे सादगी से सजाया और रहने लगी। कुछ दिन माँ बाप दोनों उसके साथ रहे, फिर आश्वस्त होकर अपने घर लौट गए। 2 वर्ष हो गए पारुल को नौकरी करते हुए। इसी बीच जीवन एक ढर्रे पर चल पड़ा था। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां उसके पास आ जाती तो मन बहल जाता। वे सभी उसे कुंवारी लड़की समझती रही। पारुल ने भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन मैं भी पारुल के पास कानपुर गई। वहाँ उसको सभी सुविधाएं थी। किसी को उसके विधवा होने का पता न चले, इस बात का वह पूरा प्रयत्न करती रहती थी। रजत की फ़ोटो पूजा की अलमारी में रहती थी, जिस पर वह रोज़ एक फूल चढ़ा देती थी। पारुल 25 वर्ष की भी नहीं थी। जीजी और जीजाजी उसके लिए हर समय चिंतित रहते थे। जब कभी वह आगरा जाती, वे उसके दूसरी शादी की बात कहते तो व्याकुल हिरणी सी वह उन्हें ताकने लगती। कह देती मैं ठीक हूँ, अच्छा खाती हूँ, पीती हूँ, खूब पढ़ती हूँ, घूमती हूँ और प्रसन्न हूँ। मेरे बॉस मेरे से बहुत खुश रहते हैं और मुझे क्या करना है। उसका नारीत्व विफल हो गया था और मातृत्व की तो कोई चर्चा ही नहीं। पर उसका जीवन शायद ऐसे ही निकल जाता यही तो मुश्किल में डाल देता है। अकेली युवती पर किसी की दृष्टि न पड़े, यह तो हो ही नहीं सकता। एक दिन 2 व्यक्ति मुखौटा बांधकर घर में घुस आए। वह तो यह कहो कि वह रसोई में थी। खिड़की से देखते ही उसने भीतर से द्वार बंद कर लिया था। वे इधर उधर न जाने क्या देखते रहे, उसे न देखकर चले गए। पारुल ने उनके चले जाने के बाद द्वार खोलकर निरीक्षण किया तो पाया कि वे कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। तो क्यों आए थे, यह मंतव्य स्पष्ट नहीं हो सका। उसने रिपोर्ट नहीं की और न ही किसी से उसकी चर्चा की, परंतु उस दिन से सशंकित रहने लगी। आगरा आने पर जीजी से कहा तो वे बोली, तभी तो मैं कहती हूँ प्यारी बिटिया कि तेरी शादी हो जाए तो हम दोनों निश्चिंत हो जाएं। हमारे बाद तो इस दुनिया में कैसे रहेगी। भाई बहन कोई भी तो नहीं है तेरा। ससुराल वाले भी खबर नहीं लेते। इस बार थोड़ी नरम पड़ी। उस घटना का प्रभाव था अथवा कुछ और, उसने माँ की बात का प्रतिवाद नहीं किया। जीजी ने कुछ और कुरेदा तो उसने अपनी ही कंपनी में काम करने वाले तरुण का नाम बता दिया। जीजाजी ने तरुण से मुलाकात की और प्रस्ताव रखा तो वह एकाएक ना नहीं कर सका। उसकी माँ के पास जाकर बात की तो कमाऊ बहू लेने के लिए वे भी तैयार हो गई। अब पारुल की जीवन बगिया में फिर से बाहर आ गई। आशा के पौधे से छोटे छोटे अंकुर निकलकर उसे पुलकित करने लगे। रजत की याद तो अब भी आती थी, पर अब उसकी याद में वह बात नहीं थी। जीजी ने पत्र लिखकर मुझे बुलाया तो सुखद आश्चर्य में भरकर मैं आगरा चली गई। कहाँ तो कुंवारियाँ विवाह के इंतजार में बैठी रहती हैं वर्षों और उनका भाग्य नहीं जागता, और कहाँ पारुल एक विधवा दूसरी बार ब्याह रचाने जा रही है। पारुल को देखा तो वह खुश तो नहीं थी, पर माता पिता को चिंता से मुक्त करने के उत्साह में उदास भी नहीं थी। विवाह सीधे साधे ढंग से संपन्न हुआ। न बहुत टिमटाम न गाजे बाजे, बस 7 फेरे पड़ गए। तरुण केवल साफा बांध कर आए थे। उस पर चमकीली कलंगी नहीं थी और पारुल ने भी टसर के सुनहरे बॉर्डर की सादा साड़ी पहनी थी, पर मंगलसूत्र गले में पड़ते ही उसकी सुंदरता फूटने लगी थी। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर डालकर वह फिर से सुहागन बन गई थी। कानपुर पहुंचकर दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। 2 घरों से एक ही घर में आ गए और उनका दाम्पत्य जीवन सुख से कटने लगा। 2 वर्ष के अंदर ही पारुल एक फूल सी बच्ची की माँ बन गई। फिर तो उसका दाम्पत्य और मातृत्व दोनों ही सफल हो गए। क्या नहीं था उसके पास। रजत गया था तो जैसे शून्य में सब कुछ बिखर गया था, पतझड़ आ गया था। अब तरुण आया है तो जैसे बसंत आ गया और जीवन में तरुणाई छा गई। फूलों से झोली भर गई। मैंने पारुल को अपने पास रहने को बुलाया तो तरुण उसे छोड़ने को आया था। कैसा था तरुण, मैं तो उसके व्यवहार से मुग्ध हो गई।
पारुल का भाग्य सराहने लगी। कौन कहता है कि विधवा की शादी नहीं हो सकती, और यह भी कि वह अपने मृत पति को भूल नहीं सकती। यहाँ तो सब ठीक ठाक है, भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे। नन्ही गुड़िया पारुल और तरुण दोनों की सुंदरता लेकर फूल से भी अधिक सुंदर थी। उसे हर समय प्यार करने को जी चाहता था। पारुल अपने पति और बच्ची के साथ कानपुर ही लौट गई थी। एक सप्ताह बाद जीजी की भर्राई आवाज़ फिर फ़ोन पर आ गई थी। सुधा, पारुल फिर विधवा हो गई। मेरे हाथ से रिसीवर गिर पड़ा और मैं जोर जोर से रोने लगी। इस लड़की के भाग्य और दुर्भाग्य को क्या कहूँ। हाय, दो ब्याह, फिर भी वैधव्य, चीर वैधव्य। तरुण की कार टकरा गई थी। एक टैंकर ने टक्कर मार दी थी। अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिला। वह वहीं पर दम तोड़ गया। पारुल इस समय अभी तक 30 वर्ष की भी नहीं हुई थी।